बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहसिन शब्बीर है। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद है अल्लाह की रहमत करम फजल के साथ देखने वाले सुनने वाले तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे कि ये रेगुलाइज क्यों नहीं किया जा सकता। हो सकता है आने वाले वक्त में यह हुकूमत ही बताएगी, कोई तरमीम करे, कोई सर्च जोड़े या इसको रेगुलाइज करे या इसके ऊपर कोई कानून साजी करे। ये इतना पेचीदा मामला क्यों है दोस्तों? मतलब एक सवाल तो जन्म लेता होगा कि यार अगर बना ली हैं तो क्या है, ये लीगल क्यों नहीं है? इसका जो मतलब कौन सी ऐसे मामलात हैं जो इसके आड़े आ रहे हैं। तो नए देखने वाले दोस्तों को मैं बताता हूँ कि देखें, हर चीज़ का लॉ होता है, हर चीज़ का लॉ होता है। ग्राउंड प्लस वन 120 यार्ड में ग्राउंड टू, 240 में ग्राउंड वन और 400 गज में, जैसे ये कानून है ना, तो ये कानून के मुताबिक ये मास्टर प्लानिंग होती है और ये सारा रोड मैप जो है ये बिछाया जाता है और इसकी कहाँ पर कौन सी कैटेगरी होगी और ये इलाकों की खूबसूरतियाँ होती हैं जिसको माजरत के साथ हमने धर्म भरम कर दी है और जंगल का कानून देखने को मिलता है। तो ये एक पूरी टाउन प्लानिंग कई ऐसी आपने जो ऑथेंटिक और साफ़ सुथरी सोसाइटी हैं वहाँ पर आप देखें कोई वायलेशन नहीं है किसी सूरत। वो जो अच्छे बिल्डर हजरात हैं वो मास्टर प्लान के मुताबिक या अप्रूवल के मुताबिक काम करते हैं और ऐसे अच्छे लोग भी हैं। तो ये जो हमारे ये भी ज़ाहिर है एक मास्टर प्लान के मुताबिक ये स्कीमें जो हैं, स्कीम 25, 36 और मुख्तलिफ जो हाउसिंग स्कीमें हैं ये बनाई गई थी, जो आज इनका बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। अच्छा, तो मसला क्या आ रहा है दोस्तों? आड़े जो ये जो रिहायशी हैं, मतलब जो रिहायशी पोर्शंस हैं, ये इल्लीगल क्यों हैं? ये रेगुलाइज मतलब क्या मसाइल हैं, जैसे मैंने बताया, ज़िक्र किया। इसी तरह आपको बता रहा हूँ कि एक एसबी के अंदर, एसबी या एफएल की कोई प्रोजेक्ट के अंदर, किसी फाइल के अंदर जो प्रोजेक्ट होता है बड़ा, उसमें अप्रूवल ली जाती है, उसमें तमाम एनओसीज ली जाती हैं, इजाज़त लिए जाते हैं कानून के मुताबिक। वो अलग बात है कि ये फ़ॉलो हो ना हो, लेकिन एक लॉ है और कानून के मुताबिक जो है तमाम मुतल्लिका इदारों से उनकी एनओसीज, इजाज़तनामे लिए जाते हैं। फिर रेजिडेंशल रिहाइश के अंदर एक यूनियन ऑफिस होता है, आपको पता है, वहाँ पर अमेनिटीज़ होती हैं, वहाँ पर यूटिलिटीज़ होती हैं, वहाँ पर जिम, पार्क, मस्जिद, सराउंडिंग और पार्किंग का एक बेहतरीन निज़ाम, ख्वाह वो आप अंडरग्राउंड पार्किंग दें, बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे दें, सेकंड पे दें। जैसे आपने कई अच्छे प्रोजेक्ट देखे होंगे जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट के भी साथ हैं, मतलब अप्रूवल जो ली गई है उसके मुताबिक जो एन मुताबिक बनाए जाते हैं, तो उसमें एक सारा निज़ाम दिया जाता है। अब यहाँ पर एतराज़ ये आता है कि ज़ाहिर है 60 गज या 120 गज में आप जब ग्राउंड प्लस 4 खड़ी कर देंगे इमारत एक, और उसमें माचिस के डब्बे बना देंगे, तो उनमें फ़ी 4 में आप ले लें कि 4 में बाइक हैं, 4 में गाड़ी हैं, तो आप पार्किंग कहाँ देंगे? तो ये सारे लॉज़ हैं, ये सारे मामलात हैं। वहाँ पे आप सहूलतें कैसे देंगे, वहाँ पर आप कलेक्शन कैसे करेंगे, बिल्डिंग की मेंटेनेंस कैसे आप बहाल रखेंगे, वहाँ यूनियन कैसे बनेगी, ये सारे मामलात जो हैं ये आड़े आते हैं। इसलिए इस चीज़ को जायज़ जो है, और फिर जब मास्टर प्लानिंग के मुताबिक, एक एरिए के मुताबिक, एक स्ट्रीट के मुताबिक, आप 30 फीट की स्ट्रीट है तो उस पे आप कतन जो है ना इजाज़त नहीं है कि ग्राउंड प्लस 4 आप खड़ी कर दें। ज़ाहिर है वो एक खूबसूरती के हिसाब से कटिंग की जाती है। तो ये जो आज आड़े टेढ़े नक्शे हैं, ये जो मतलब आगे पीछे सारे मामलात हुए हुए हैं, ये जो इलाके जो हैं बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, किसी ने 10 फीट आगे घर निकाला हुआ है, किसी का छज्जा कहीं जा रहा है और किसी का कोई मामलात हैं, फिर उसमें माचिस के डब्बे बना के माजरत के साथ उसमें मैं अपनी बेगम को आवाज़ दे रहा हूँ तो दूसरे की खिड़की से आवाज़ आ रही है जी आई जी। तो ये सारे मामलात हैं, माजरत के साथ ये ऐसे ही किया गया, यानी कचरा किया गया है। ठीक है, जहाँ पर ये अलाउ था कि, और ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये शुरुआत यहाँ से हुई थी कि एक घर में अगर आप रह रहे हैं और आपने ग्राउंड 2 की प्लानिंग अप्रूवल ली हुई है, तो आप उसमें ग्राउंड 2 में जब फर्स्ट और सेकंड ऊपर बना रहे हैं, ग्राउंड बना रहे हैं, तो ज़ाहिर है आपके वालिदैन या एक बहन भाई के नाम जो है वो आपका पूरी लीज़ है उस जगह की। उसके बाद क्या हुआ कि एक ट्रेंड चल पड़ा कि सही है, 3 भाई और पैसे हैं तो हम इसको 0 मीटर बनाते हैं, फर्स्ट पे बहन रह ले, ऊपर भाई रह ले और नीचे ग्राउंड पे वालिदैन रह लेंगे। तो इस तरह करके ये शुरुआत हुई। फिर जो मुफादात वाले लोग हैं जिन्होंने इससे इसको कैश कराना था, कुछ मुफाद परस्तों की इस पे नज़र पड़ी, कुछ सियासी जमातों की और कुछ जो हकूमती यानी कि नुमाइंदे या एहलकार भी हैं इसमें शामिल हुए। तो ये एक धंधा चल पड़ा कि इसको ट्रांसफ़र के ऊपर पहले बेचना शुरू किया कि ट्रांसफ़र की हैसियत क्या है, ट्रांसफ़र के मामलात क्या हैं। वो आप जाएँ रंगीन पेपर वहाँ से छपवाएँ प्रेस मार्केट से, और ऊपर वो
जो मैं अक्सर कहता हूँ कि गोल्डन स्टिकर लगा होता है, जो आप समझते हैं कि 30 लाख रुपए प्लस एक सोने का सिक्का भी मुझे मिल रहा है। बड़े फाइन पेपर, अट्रैक्टिव पेपर होते हैं। वो जो जाली बिल्डर होते हैं, ये जो आपको अट्रैक्ट करने के लिए 30 लाख रुपए में आपको माचिस के डब्बे, फिर वहाँ पे कोई म्यार नहीं है। रातों रात 20-22 दिन में मैंने खुद देखा है, 15 दिन में, 20 दिन में छत भी डल गई है, तैयार भी हो गया। आप अंदाज़ा करें कि उसका क्या मटेरियल लगाया होगा उसमें। तो ये सारा ये एक धंधा और ये एक मतलब जो है ये खेल तमाशा शुरू हो गया। फिर वो बिकना शुरू हो गए। फिर उसके बाद एक कानूनी हैसियत उसकी थी नहीं, तो वहाँ पर थोड़ा सा उसमें मज़ीद जान डालने के लिए सब लीज़ भी एक जाली, जो कि अब गवर्नमेंट आपको कह रही है, मुतनब्बे कर रही है कि इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, वो जारी कर दी। तो ये तो हो गए, मैंने आपको डिफरेंस बताया कि कमर्शियल में एक प्रॉपर एक निज़ाम होता है, सारा पार्किंग का निज़ाम होता है, पानी का, सीवरेज का, एक यूनियन मौजूद होती है, मस्जिद भी बीच में दी जाती है, पार्किंग भी दी जाती है। तो इसको इसको सारों को जो है नज़रअंदाज करके जब आप रिहायशी छोटे छोटे प्लॉटों में लाएंगे, तो ये चीज़ें जो आज कचरा हुआ हुआ है सिटी, तो ये दोनों में डिफरेंस है कि इसको इतना मतलब मुश्किल क्यों हो रहा है, मुश्किल क्यों पेश आ रही है। अब बात करूँगा दोस्तों, जो सबसे अहम टॉपिक है इस वीडियो का, इज्तनाब करें जो पोर्शन आप ले रहे हैं, आप रेजिडेंशियल ढूंढें, पुराना फ्लैट लें, या जो एस बी हैं, ठीक है, आर एस हैं या एम एस हैं या आई बी हैं, जो भी हैं, मतलब कमर्शियल की ये वर्डिंग होती हैं। इसके साथ जो आगे कमर्शियल जुड़े हुए प्लॉट उसमें आप लें, वो यानी कि मुतनब्बे रेजिडेंशियल प्लॉट के ऊपर कभी भी पोर्शन और या फ्लैट करके कोई बेच रहा हो तो वो आप मत लें, वो रंगीन पेपरों पे अपने बनाए हुए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आ जाएँ इस पॉइंट पे, जो लोग जो दोस्त ले चुके हैं वो क्या करें। उनके पास एक हल है दोस्तों। मैं आपको मतलब आप अपने लीगल एडवाइज़र से, ठीक है, लॉयर से भी इस चीज़ का मशवरा कर सकते हैं। मैं आपके सामने एक पॉइंट रखता हूँ कि जिस चीज़ का बुनियाद आपने सब लीज़ ले ली है, आपने बिल्डर ट्रांसफ़र ली है फ़ाइल, तो इनका वजूद तो ख़तरे में है, ठीक है। आपने लिए सौदा तो कर लिया आपने, अब इसका वजूद यानी कि ये एक्सेप्टेबल तो नहीं है, ये कानूनी चैलेंज तो नहीं किया जा सकता। आपके कोई लेन देन के मामलात, अगर मिसाल के तौर पर मैंने पैसे दिए कुछ और वो स्लिप हो गया, तो आप कहाँ जाएंगे जिसका वजूद ही जो है वो इलीगल है, ठीक है, वो लीगल है ही नहीं। तो इसकी कानूनी हैसियत तो कोई नहीं है। और जो दोस्त ले चुके हैं, सब लीज करा लिया, और अगर आपका रब्ता है तो आप क्या कर रहे हैं, एफिडेविट। अब ये बात मैं आपको किस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो है ये बयान कर रहा हूँ। तेसर टाउन में मैं काम करता रहा हूँ एक अरसे से। आज भी इनका एक कानून है कि ओपन फाइल जो है तेसर टाउन में आपको मिल जाएगी, अभी भी बहुत सारी बेशुमार मार्केट में है। तो अब तक कानून के मुताबिक क्या है कि एमडीए भी ज़ाहिर है एक कानूनी इदारा है, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी ओपन फाइलें हैं, और ओपन फाइलों में मैं थोड़ा सा आपको वजाहत कर देता हूँ कि जब फाइल ली जाती है तो जो ट्रांसफ़री है या लॉटी है मेरे नाम है, तो मैं जाकर एमडीए के इदारे के अंदर एक हल्फिया बयान दे देता हूँ। वहाँ पर खड़ा होकर मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ कि मैंने इसको बेच चुका हूँ, मेरी पेमेंट हो चुकी है, और मैं इजाज़त देता हूँ एमडीए के कि वो इनके नाम ट्रांसफ़र कर दे, या इसमें शराकतदारी या XYZ जो भी है, मतलब मैं ये हल्फिया बयान देता हूँ। और फाइल के अंदर एक वन साइडेड ओपन कर दी जाती है साइन करके, यानी कि जो ऑनरशिप है वो डिक्लेयर कर देते हैं एफिडेविट में। एफिडेविट आपको पता है कि हल्फनामा होता है। मैं साइन कर देता हूँ कि ये चीज़ मैं इनको दे चुका हूँ, या ये मेरे साथ शरीक हैं इस चीज़ में, इस प्लॉट में फलाएं, ये तमाम आप डिस्क्रिप्शन एफिडेविट में लिखवा सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इतनी मलकियत में इतनी कीमत मैंने अदा करके इन साहब को, जिनके नाम वो लीज़ का टुकड़ा था, तो मैं शामिल हूँ, ये मेरा एड्रेस, मैं 3rd फ्लोर पे मैंने इनसे पैसे देकर ये चीज़ ली है, और उनका एक बयान होगा। अब इसकी बड़ी कानूनी हैसियत है इस एफिडेविट की। आप, मैं फिर से कहूँगा, लीगल एडवाइज़र या लॉयर से भी पूछ सकते हैं। ये मैं इसी बेस पे कह रहा हूँ कि वो फाइलें भी लीगल हैं, उनकी कानूनी हैसियत है एमडीए की। जब हम वहाँ जाके बयान वो दिखाते हैं, एफिडेविट वहाँ जमा कराते हैं, तो बआसानी ट्रांसफ़र हो जाती है। इसका मतलब ये है कि वो भी एक प्रोसेस का हिस्सा है। एफिडेविट आपको पता है कि हल्फनामा जो है ये बाद में बड़ा कारआमद साबित हो सकता है। मिसाल के तौर पे डिमोलिशन हो गई है, किसी हादसाती मामलात का शिकार हो गई बिल्डिंग, या हुकूमत ने कहा, डिक्लेयर किया कि ये गैर मयारी जो है मटीरियल पे खड़ी हुई है, कोई दरार आ गई, गिर गई, XYZ कोई लेन देन का मामला है, तो जब आपका जिसके नाम ऑनरशिप है, जो लीजी है वहाँ का, जिसके नाम लीज़ है, जब आपको उसके साथ एफिडेविट हुआ होगा और हल्फिया बयान होगा, तो वो चीज़ आपके बहुत काम आएगी कानूनी जंग लड़ने में बाद में। और अगर वारिसान बाद में वो अगर चला गया दुनिया से,
तो उसके बाद वारिसान भी हों तो आपके पास वो एक बयान हो सकता है जिसके बिहाव पे आप लेन देन आगे बढ़ा सकते हैं। आगे यानी जो विरासत के मामलात हैं, जो वारिसीन हैं उनके साथ भी आपका वो एफिडेविट जो है वो बड़ा कारआमद है। तो उसमें सारा मेंशन करें। मैं आपको एक छोटा सा आर्टिकल में दिखा देता हूँ कि इसकी कानूनी हैसियत हल्फनामे की कितनी है। कि अगर आप नॉर्मल ख़ुद भी सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा एफिडेविट मीनिंग इन प्रॉपर्टी इन, यानी कि इसके क्या मकासद हैं। इन प्रॉपर्टी मैटर्स एन एफिडेविट इज़ अ रिटन स्टेटमेंट दैट सॉन टू बी ट्रू, often used to prove ownership, identity, or the other fact. Think of it like a legal promises. It's way to confirm stuff about a property like who's the owner or what's happening with it. In Pakistan, you might need one for things like, ठीक है, transferring property, proving inheritance, resolving disputes, confirming possession. It's like a serious statement, usually notarized and official, so it's pretty binding. कहने का मकसद दोस्तों, ये मैंने आपको एक आर्टिकल सुनाया है कि इसकी कानूनी हैसियत है। अगर आपका लेन देन हो चुका हुआ है तो ये कोशिश करें कि मालिक के साथ एक एफिडेविट वो ज़रूर बनवा लें, ख्वाह वो उर्दू में हो, कि इस प्लॉट के अंदर मैं आपके साथ शराकतदार हूँ, ताकि आपका कुछ ना कुछ सेफ्टी आपको मिल सके। वो शराकतदारी का आप एक हिस्सा और एक तयन कर सकते हैं, उसमें मेंशन कर सकते हैं कि फ़लाँ फ्लोर पे आधे हिस्से का मैं मालिक था इनके साथ, और मैंने वो उसमें हल्फिया बयान दे सकते हैं। तो ये एफिडेविट अपने लीगल एडवाइज़र से बात करके ये बीच में ज़रूर शामिल करवाएं कि ये ट्रांसफ़र या आपके मामलात अभी टोकन वाले हो गए हैं या जो भी हैं, आगे आपको आने वाले वक्त में डिलीवर करना है या मिल गया या ले लिया XYZ। ये बहुत अहमियत का हामिल है। मैंने साथ आपको हवाला भी दे दिया कि ये MDA मली डेवलपमेंट अथॉरिटी में ये अभी भी ये काम होता है ऐसे ही, कि ओपन फाइल जो है एफिडेविट की बुनियाद पर या हल्फिया बयान की बुनियाद पर आगे ट्रांसफ़र हो जाती है। तो बहरहाल ये एक एडवाइस थी मेरी, और आप दोस्तों को मैंने दोनों समझाया है कि पोर्शन को रेगुलाइज हुकूमत आने वाले वक्त में करे ना करे वो उनके सवाबदीद है। फ़िलहाल वो इल्लीगल है, इससे अपना कीमती सरमाया बचाएं। सिर्फ कोशिश करें कि FL या कमर्शियल जो SB हैं उसमें सरमायाकारी करें, इनसे खुदारा बचें। इनका कोई पुरसान हाल नहीं, कोई दाद रसी को कल को नहीं आएगा, ना ये चैलेंज हो सकती हैं आगे। जो दोस्त ले चुके हैं उनको मजबूती के लिए मज़ीद उनका यानी उनकी सेफ्टी के लिए आगे मैंने उनको एक हरबा बता दिया कि एफिडेविट या एक हल्फिया बयान जो है वो रिकॉर्ड अपने पास ज़रूर रखें। और बाकी ज़िंदगी बाकी रही तो फिर इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर से हाज़िर होऊंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।